नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लद्दाख में मौजूदा हालात बने रहने से भारत चीन रिश्तों पर हो रहा है नकारात्मक असर। जयशंकर ने दिया ये बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का होगा बुरा हाल, इंडियन आर्मी को मिल चुके हैं ऐसे हथियार। और दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी में अब कानून का राज, सीएम कर रहे हैं कड़ी मेहनत। बनारस में पीएम मोदी ने कर दी योगी आदित्यनाथ की तारीफ। और इसी के साथ यूपी चुनाव का बिगुल यहां पर बज चुका है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लद्दाख में मौजूदा हालात बने रहने से भारत चीन रिश्तों पर हो रहा नकारात्मक असर, जयशंकर। जी हां दोस्तों, जयशंकर ने तजाकिस्तान के दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक के इतर चीन के स्टेट काउंसलर और विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। सितंबर 2020 में मॉस्को में अपनी पिछली बैठक को याद करते हुए विदेश मंत्री ने उस समय हुए समझौते का पालन करने और पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ शेष मुद्दों को जल्द से जल्द हल करने की प्रक्रिया को पूरा करने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, विदेश मंत्री ने स्टेट काउंसलर को बताया कि इस साल की शुरुआत में पैंगोंग झील क्षेत्र में सफल विघटन ने शेष मुद्दों को हल करने के लिए स्थितियां पैदा की थी। उम्मीद थी कि चीनी पक्ष इस उद्देश्य के लिए हमारे साथ काम करेगा। विदेश मंत्री ने नोट किया कि शेष क्षेत्रों में स्थिति अभी भी अनसुलझी है। जयशंकर ने याद किया कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि मौजूदा स्थिति को लंबा खींचना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि यह रिश्ते को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत ने जोर देकर कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना 1988 से संबंधों के विकास का नींव रहा है। जयशंकर ने कहा कि पिछले साल यथास्थिति को बदलने के प्रयासों ने 1993 और 1996 के समझौतों के तहत प्रतिबद्धताओं की अवहेलना की, जिसने अनिवार्य रूप से संबंधों को प्रभावित किया है। बयान में कहा गया है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारस्परिक हित में दोनों पक्ष पूर्वी लद्दाख में एलएसी के साथ शेष मुद्दों को जल्द समाधान की दिशा में काम करते हैं, साथ ही द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करते हैं। दोनों मंत्रियों ने 25 जून 2021 को डब्ल्यूएमसीसी की पिछली बैठकों में दोनों पक्षों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की समझौता बैठक के एक और दौर का उल्लेख किया। वे इस बात पर सहमत हुए कि बैठक जल्द से जल्द बुलाई जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों का होगा बुरा हाल, इंडियन आर्मी को मिले ऐसे हथियार। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और लगातार जम्मू एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशों में लगा हुआ है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की नापाक साजिशों से परिचित है, जिससे निपटने के लिए अब सीमा पर आधुनिक हथियारों के साथ जवानों को तैनात कर दिया गया है। आधुनिक उपकरणों से लैस जवान अब सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने में सक्षम होंगे। जवानों को ऑटोमेटिक हथियारों के अलावा एचडी और नाइट विजन वाले कैमरे भी दिए गए हैं। दरअसल पाकिस्तान ने जहां एक तरफ इसी साल फरवरी महीने में सीमा पर जारी युद्ध विराम योजनाओं के शब्दों का सम्मान करने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान शांति के नाम पर सीमा पर लगातार घुसपैठ करवा रहा है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की मंशा को जानती है, जिसके बाद सीमा पर युद्ध विराम शब्दों का भारतीय पूरी तरह से सम्मान कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की नापाक साजिशों को नाकाम करने के लिए सेना ने सीमा पर चौकसी में किसी तरह की कमी नहीं आने दी है। सीमा पर सेना के जवान पूरी तरह से चौकस हैं, ताकि पाकिस्तान की किसी भी नापाक साजिश को हराया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में अब कानून का राज, सीएम कर रहे हैं कड़ी मेहनत। वाराणसी में पीएम मोदी ने की योगी की तारीफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वाराणसी का दौरा किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान कई अहम योजनाओं की शुरुआत की। यहां स्थानीय लोगों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी में कानून का राज है, सीएम योगी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2017 से पहले भी दिल्ली से यूपी के लिए पैसा भेजा जाता था, लेकिन तब लखनऊ में उनमें रोड़ा लग जाता था। आज योगी जी की कड़ी मेहनत कर रहे हैं। खुद सीएम योगी यहाँ पर आकर विकास कार्यों को देखते हैं। सीएम योगी हर जिले में जाते हैं और अलग अलग काम पर नजर रखते हैं। इसी वजह से यूपी में बदलाव हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि माफिया राज और आतंकवाद जो बेकाबू हो रहा था, अब उन पर कानून का शिकंजा है। यूपी में अब कानून का राज है। आज अपराधियों को पता है वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी की सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से मुक्त है। यूपी की सरकार विकासवाद से चल रही है। यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रबंधन की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनसंख्या कई देशों से भी ज्यादा है, फिर भी यहाँ की सरकार लोगों ने कोरोना की दूसरी लहर को संभाल लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे। प्रदेश के कई नेताओं ने इस बात का जिक्र किया था कि यूपी में चुनावी चेहरा कौन होगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खुलकर इस तरह सीएम योगी की तारीफ करने से अब अटकलों के बाजार पर रोक लग सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका में डेमोक्रेट सांसदों ने की चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर आयोग के गठन की मांग।
जी हां दोस्तों, अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसदों के एक समूह ने कांग्रेस नेतृत्व से चीन में कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर 9/11 पैनल के अनुरूप एक आयोग स्थापित करने के लिए कहा है। डेमोक्रेटिक ब्लू डॉग गठबंधन के सदस्यों ने हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, हाउस मेजोरिटी लीडर स्टेनी होयर, हाउस माइनॉरिटी लीडर केविन मैकार्थी, सीनेट मेजोरिटी लीडर चक शूमर और सीनेट माइनॉरिटी लीडर मिच मैककेनॉल को लिखे पत्र में कहा कि आयोग को 9/11 मॉडल पर एक आयोग का गठन करना चाहिए। डेमोक्रेटिक ब्लू डॉग गठबंधन ने मंगलवार को एक पत्र में लिखा, हम आपको कोविड-19 महामारी पर एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करने वाले कानून के पारित होने के लिए हमारे मजबूत समर्थन को व्यक्त करने के लिए लिख रहे हैं, जो 2002 के कानून पर आधारित है। अमेरिका पर आतंकवादी हमलों पर राष्ट्रीय आयोग, जिसे 9/11 आयोग के रूप में भी जाना जाता है। 9/11 आयोग की स्थापना 27 नवंबर 2002 को 11 सितंबर के हमलों के आसपास की परिस्थितियों का एक पूर्ण लेखा तैयार करने के लिए की गई थी, जिसमें हमलों की तैयारी और तत्काल प्रतिक्रिया शामिल थी। उन्होंने प्रस्तावित किया कि इस आयोग में 10 सम्मानित व्यक्ति शामिल होंगे, 5 डेमोक्रेट द्वारा नियुक्त और 5 रिपब्लिकन द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और विषय विशेषज्ञों के गैर पक्षपात पूर्ण कर्मचारियों द्वारा समर्थित होंगे। पत्र में कहा गया है कि आयोग इस बात की जांच करेगा कि कैसे कोविड-19 अमेरिका में उभरा और फैल गया। ये आयोग कोरोना महामारी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की तैयारियों और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन और कांग्रेस, राष्ट्रपति और अमेरिकी लोगों के जो हुआ उसका पूरा लेखा जोखा प्रदान करने वाली एक रिपोर्ट जारी करे। उन्होंने कहा कि यह भविष्य की महामारियों के हानिकारक प्रभाव को रोकने, तैयार करने, प्रतिक्रिया देने और कम करने के लिए अमेरिकी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र द्वारा उठाए जा सकने वाले ठोस कदमों की भी सिफारिश करेगा। सांसदों के अनुसार आयोग का उद्देश्य उंगली उठाना या दोष देना नहीं होगा, बल्कि अगर हम एक और महामारी का सामना करते हैं तो संयुक्त राज्य को मजबूत और अधिक लचीला बनाना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की बड़ी साजिश, निशाने पर भारतीय रेल, दिल्ली, यूपी, बिहार में अलर्ट। जी हां दोस्तों, हाल ही में बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर बम धमाके के बाद खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट मिल रहे हैं। एक ऐसा ही इनपुट मिला है जिसके बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में अलर्ट जारी किया गया है। हाल ही में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने एक मैसेज को डिकोड किया है। इस मैसेज के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ऑपरेटिव ने पंजाब में अपने स्लीपर सेल के लिए एक टाइमर के साथ एक बम देने की पेशकश की और उसे निर्देश दिया कि तारों को जोड़ो और ट्रेन में बम लगाओ। बम उस ट्रेन में लगाओ जिसमें यूपी और बिहार के मजदूर आते जाते हों। खुफिया रिपोर्ट की माने तो आतंकियों के निशाने पर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन या वह ट्रेन है जिन ट्रेनों में यूपी और बिहार के मजदूर सफर करते हैं। रेलवे ने ट्रेनों की सुरक्षा, ट्रकों की पेट्रोलिंग और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया। इसके साथ ही रेलवे लोकल पुलिस, GRP और खुफिया एजेंसियों की टीम के साथ संपर्क में है। ISI ऑपरेटिव के इस मैसेज के बाद यूपी और बिहार पुलिस ने तमाम रेलवे स्टेशन को अलर्ट रहकर सभी को जांच करने को कहा है। 2 दिन पहले ही यूपी पुलिस ने भी ट्रेन में बम धमाके का अलर्ट जारी किया था। इसके बाद से उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी और हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। आज तक इंडिया टुडे को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर में बैठे इकबाल काना को भारत में ट्रेन में बम धमाके करवाने का टारगेट दिया गया है। इकबाल काना ISI के लिए फेक करेंसी का काम करता है। इकबाल यूपी के कैराना का रहने वाला है, लेकिन सालों पहले पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए बम धमाके का मास्टरमाइंड और हैंडलर भी इकबाल काना ही था। दरभंगा ब्लास्ट में NIA के हाथ लगे आरोपियों ने भी ट्रेन में धमाकों की साजिश का खुलासा किया है। आज तक इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इकबाल काना पाकिस्तान में अल्ताफ नाम से रह रहा है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने उसे अल्ताफ नाम का फर्जी पासपोर्ट भी दिया हुआ है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत चीन विवाद, फरवरी के बाद से LAC पर नहीं हुई घुसपैठ या चीनी हिमाकत की कोई घटना। जी हां दोस्तों, सेना ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वी लद्दाख में चीन और भारत की सेना ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पार कर इलाके पर कब्जा जमाने की ताज़ा कोशिश की है। सेना के मुताबिक फरवरी में पैंगोंग समेत सभी तनातनी वाले इलाके से पीछे हटने के समझौते के आधार पर शुरू हुई प्रक्रिया जारी है। इस समझौते के बाद चीन की तरफ से LAC पार करने की कोई हिमाकत नहीं की गई है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कई जगहों पर LAC पार कर अपने पुराने हरकतों को दोहराते हुए भारत की जमीन पर अपना दावा जताने की ताज़ा कोशिशें की है। बीते 6 जुलाई को डेमचौक में भारतीय जमीन पर आकर तिब्बती गुरु दलाई लामा के जन्मदिन पर विरोध प्रदर्शन करने की घटना के पहले पैंगोंग में अपनी शैतानी भरी हरकतों को अंजाम दिया। सूत्रों ने बताया कि 2 जून को पैंगोंग के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच फिर हाथापाई हुई। हालांकि इस घटना ने हिंसक रूप नहीं लिया और मामला स्थानीय स्तर पर निपटा लिया गया। सेना इस घटना से भी इनकार कर रही है। गौरतलब है कि फरवरी में हुए समझौते के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में LAC पर सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में अगर कोई तनातनी होती है तो उसे स्थानीय स्तर पर ही निपटाने की कोशिश की जाएगी। सेना सूत्रों का कहना है कि पिछले साल हुई तनातनी के बाद मामला अभी भी काफी जटिल बना हुआ है, लेकिन दोनों सेनाएं संयम बरतते हुए सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश कर रही है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में भारत चीन सैन्य स्तर की 12वें दौर की बातचीत की तैयारी चल रही है।
सूत्रों के मुताबिक चीन इस दौर में भी सिर्फ गोगरा और हॉट स्प्रिंग पर बातचीत करने को कह रहा है। चीन सामरिक लिहाज से अति महत्वपूर्ण डेप्सांग को बातचीत के एजेंडे में शामिल नहीं करना चाह रहा। पिछले 2 दौर की बातचीत में भी चीन का यही रवैया था, लेकिन भारत के लिए डेप्सांग काफी महत्वपूर्ण है। सूत्रों के मुताबिक चीन डेप्सांग पर मामले को उलझाकर दूसरे संवेदनशील जगहों के लिए भारत पर दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहा है। इसके निपटारे के लिए कूटनीतिक और विशेष प्रतिनिधि बैक चैनल बातचीत चल रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज का दिन भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक, जानिए किन मुद्दों पर हुई बात। जी हां दोस्तों, पिछले दिनों जब भारत में प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में फेरबदल हो रहा था तो भारत सरकार के विदेश मंत्री दिल्ली से दूर कभी ईरान तो कभी जॉर्जिया भारत की विदेश नीति को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साधने में लगे हुए थे। कल और परसों वे तजाकिस्तान में थे। यहाँ वे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की मीटिंग अटेंड करने पहुंच गए थे। यही संगठन की मीटिंग से अलग उन्होंने अपने चीनी समक्ष चीनी विदेश मंत्री वांग यी से जो मुलाकात की, उनकी ये चर्चा सुर्खियों में बनी हुई है। 1 घंटे की इस मुलाकात में उन्होंने LAC पर सीमा विवाद और तमाम मुद्दों को आपस में साझा किया। पूरी बैठक में शांति और समाधान की बातें हुई। कहा गया कि जल्द ही सीनियर मिलिट्री कमांडर्स भी मिलेंगे। इसके अलावा परसों S जयशंकर ने अफगानिस्तान और तालिबान की भी बात की। वे अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद हनीफ अतमर से भी मिले। दोनों ने राजनीतिक और सुरक्षा मसलों समेत शांति वार्ता पर बात की। हनीफ अतमर ने भी भारत की कंस्ट्रक्टिव भूमिका की बात की। कुल मिलाकर बात शांति समझौते की हुई। लेकिन आखिर इन मीटिंग्स के मायने क्या हैं, भारत के लिहाज से समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे टीवी की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन से और उनसे सबसे पहले यही पूछा कि गीता, कल ये जो चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई, किन मुद्दों पर बात हुई और क्या ये कहे कि दोनों देशों के संबंधों में लद्दाख में जमी बर्फ कुछ पिघली है। सोमवार को 19 जुलाई से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ही खेमों में काफी तैयारियां चल रही है। कहा जा रहा है कि सरकार इस सत्र में 23 बिल लाकर पॉलिसी से जुड़े कई मामलों को गति देना चाह रही है जो कोविड की वजह से लेट लतीफी के शिकार हुए हैं। तो इस बाबत सरकार रणनीति भी कई मोर्चों पर बना रही है। इन्हीं तैयारियों के बीच बीजेपी ने पीयूष गोयल को कल राज्यसभा में अपना नेता चुन लिया। दरअसल इससे पहले सदन के नेता थावरचंद गहलोत हुआ करते थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार से ऐन पहले वे कर्नाटक के गवर्नर बना दिए गए और फिर तब से इसको लेकर कयासबाजी चल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी सदन में अपनी बगल वाली कुर्सी किसे सौंपेंगे। उस पर विराम कल पीयूष गोयल के नाम के साथ लग गया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के खेमे से भी एक बड़ा बदलाव करने की कोशिश ने लोगों का ध्यान खींचा और वो ये कहा गया कि राहुल गांधी को लोकसभा में कांग्रेस अपना नेता बना सकती है, लेकिन कांग्रेस और कोई ठोस फैसला ले और वो भी इस तरह का, ये शायद ही संभव है। सो पार्टी अपने पुराने नेता अधीर रंजन चौधरी पर ही एतबार करती हुई नजर आई। ऐसे में पीयूष गोयल के चुने जाने और राहुल को लेकर हिचकिचाहट की वजह क्या है, ये किसके हक में है? राज्यसभा में पीयूष गोयल के ही नाम क्यों तरजीह दी गई? सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से रुके हुए महंगाई भत्ते को लेकर बुधवार को जो बैठक हुई वो अहम रही। नतीजा केंद्र कर्मचारियों के लिए बहुत उत्साहित करने वाला आया। फैसले में कहा गया है कि 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली 3 किस्तों पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है। यानी अब तीनों किस्तों के हिसाब से एक साथ पैसे मिलेंगे। तीनों किस्तों को मिलाकर कुल 11% बढ़ोतरी होगी। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता मिलता है, जो अब से 28% मिलेगा। और महंगाई भत्ता 17 से 28% हो जाने के क्या मायने हैं? जिस तरह की महंगाई है और कोविड के दौर में लोगों की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है, ऐसे में ये डीए कितना पर्याप्त है? कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बावजूद देश के फेमस हिल स्टेशनों शिमला, मसूरी और नैनीताल में पर्यटकों की भारी भीड़ दिख रही है, जिससे चिंताएं बढ़ने लगी है और ये डर भी है कि कहीं इसकी वजह से जल्द ही तीसरी लहर न आ जाए। इन जगहों पर भारी भीड़ से परेशान सरकार ने राज्यों को लेटर लिखकर कोरोना गाइडलाइंस के घोर उल्लंघन पर सलाह दी है। गृह मंत्रालय की ओर से लिखे गए इस लेटर में लिखा गया है कि बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है और नतीजतन कुछ राज्यों में R फैक्टर यानी रिप्रोडक्शन नंबर में बढ़ोतरी चिंता का विषय है। आपको बता दूं कि वायरस किस रफ्तार से फैल रहा है। रिप्रोडक्शन नंबर इसे परखने का एक पैमाना है। अगर किसी जगह यह 2 है तो इसका मतलब है कि कोरोना पॉजिटिव शख्स औसतन 2 लोगों को संक्रमित कर रहा है। अगर R नंबर 1 से ज्यादा है तो वायरस तेजी से फैल सकता है। अगर 1 से कम है तो मान सकते हैं कि संक्रमण काबू में है। सरकार की तरफ से ये पहली गाइडलाइंस है जिसमें अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया जाएगा तो उसके लिए राज्य के अधिकारी जिम्मेवार होंगे। तो क्या है इस गाइडलाइंस की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो गृह मंत्रालय ने जारी? रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी काशी से करेंगे यूपी के चुनावी रण का आगाज, सौगात से 2022 का चुनाव जीतने की तैयारी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने जाने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 महीने के बाद यूपी में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कवायद शुरू करने जा रहे हैं। गुरुवार को मोदी अपने संसदीय
संसदीय क्षेत्र काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। इसमें स्वास्थ्य, विकास, जल निगम, ऊर्जा, सिंचाई आदि की परियोजनाएं शामिल हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी काशी की तरह यूपी के किसी न किसी जिले में हर महीने दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसे 2022 के विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के लिए यूपी काफी राजनीतिक तौर पर ही नहीं बल्कि सियासी एजेंडे के तौर पर भी काफी अहम है। यूपी की सत्ता को बरकरार रखने के लिए पीएम मोदी ने खुद ही मोर्चा संभाल लिया है और सौगातों के जरिए बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाए रखना चाहते हैं। कोरोना के बाद पीएम का काशी दौरा। कोरोना की दूसरी लहर के बाद पीएम पहली बार काशी के दौरे पर पहुंचेंगे और करीब 5 घंटे रहेंगे। इन 5 घंटों में पीएम काशी को 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात देंगे, जिनमें 736.38 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जबकि 417.68 करोड़ की लागत की करीब 84 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन सौगातों में वह 14 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर महादेव को प्रिय रुद्राक्ष की तर्ज पर बना है। पीएम बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में 100 बेड के एमसीएच विंग का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 33 किलोमीटर की पंचकोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का उद्घाटन होगा। वाराणसी गाजीपुर रोड पर 3 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन होगा। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया जाएगा। वहीं पीएम मोदी केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान का शिलान्यास करेंगे। वाराणसी के करखियाओं में मैंगो एवं वेजिटेबल इंटीग्रेटेड पैक हाउस का भी शिलान्यास इस मौके पर होगा। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है, जिसका भी वह जायजा लेंगे। इस दौरान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आईआईटी खेल मैदान में करीब 6000 लोग पहुंचेंगे, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोग और पार्टी के कार्यकर्ता होंगे। इन्हें पीएम संबोधित करेंगे। इसके साथ ही यहाँ 150 कोरोना वॉरियर्स से भी पीएम संवाद करेंगे। राजघाट से 80 घाट तक क्रूज बोट का संचालन शुरू किया जाएगा। इस तरह कुल 68 छोटे बड़े उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी काशी में करने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी काशी ही नहीं बल्कि पूर्वांचल पर पंचायत चुनाव में अपने खिसकते प्रभाव को साधने की कोशिशों में जुट गई है। पूर्वांचल का सियासी मिजाज हर 5 साल के बाद बदल जाता है, जिसके चलते बीजेपी काफी संजीदा हो गई है। वहीं यूपी में 350 पार का नारा अखिलेश यादव दे चुके हैं। इस पर भी बीजेपी की निगाह बनी हुई है। अखिलेश यादव आम आदमी पार्टी की तर्ज पर मुफ्त बिजली और सरकारी नौकरियों के वादों पर दाव आजमा रहे हैं और मायावती भी अपने पारंपरिक वोट बैंक के भरोसे बम्पर जीत का दावा ठोक चुकी है। वहीं प्रियंका गांधी भी शुक्रवार को यूपी की सियासी रण में उतर रही हैं, जिसके चलते सूबे में 2022 के चुनाव की तपिश बढ़ना लाजमी है। यूपी के मौजूदा सियासी समीकरण को देखते हुए बीजेपी की ओर से पीएम मोदी खुद ही सियासी रण में उतरकर मोर्चा संभाल रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी इसी तरह से हर महीने यूपी के किसी न किसी जिले में दौरा कर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, ताकि यूपी का सियासी माहौल बीजेपी के पक्ष में बरकरार रह सके। वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार दौरा कर माहौल को बनाए रखने में रुख करते हैं। अगली खबर की तरफ, जम्मू एयरबेस के पास फिर दिखा ड्रोन, अलर्ट, सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किए मंसूबे। जी हां दोस्तों, जम्मू स्थित एयरफोर्स स्टेशन के समीप बुधवार रात एक ड्रोन दिखा। हालांकि एयरफोर्स स्टेशन के पास लगे एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस ड्रोन का डिटेक्ट करते हुए उसके आगे बढ़ने के प्रयासों को विफल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक यह ड्रोन कंट्रोल टावर से करीब 670 मीटर की दूरी तक आ गया था। जम्मू एयरबेस पर लगे एंटी ड्रोन सिस्टम ने इस ड्रोन को जाम कर दिया, जिसकी वजह से वह आगे नहीं बढ़ पाया। बताया जा रहा है कि यह ड्रोन आसपास के इलाकों में कहीं गिरा है। गिरे हुए इस ड्रोन का पता लगाने के लिए सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू एयरबेस पर पिछले महीने 2 ड्रोन हमलों के बाद यहां एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती हुई है। गत 27 जून को जम्मू एयरबेस पर 2 ड्रोन से हमले हुए। इन ड्रोन्स में विस्फोटक थे। इनमें से एक ड्रोन एयरबेस के टेक्निकल एरिया में एक इमारत पर गिरा, जबकि दूसरा ड्रोन खुले इलाके में गिरा। ड्रोन के इन हमलों के बाद जम्मू एयरबेस की सुरक्षा काफी कड़ी कर दी गई है। यहाँ अब एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया गया है। यह सिस्टम 3-4 किलोमीटर की दूरी से ड्रोन को डिटेक्ट करने के बाद उसे जाम कर देता है। सिग्नल जाम हो जाने पर ड्रोन आगे नहीं बढ़ पाता। बुधवार रात नजर आए इस ड्रोन के साथ भी यही हुआ। सुरक्षा बलों ने समय रहते हुए इस ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया। समझा जाता है कि यह ड्रोन आसपास के इलाके में कहीं गिरा है। शुरुआती जांच में सुरक्षा बलों ने पाया कि यह ड्रोन प्रति सेकंड 9 मीटर की दूरी तय कर रहा था। एंटी ड्रोन सिस्टम के एक्टिवेट हो जाने के बाद सुरक्षा बल ड्रोन को जाम करने में सक्षम हो जाते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रिटेन को रूस की सीधी चेतावनी, दोबारा क्रीमिया में रखे कदम तो फिर बरसाएंगे बम। जी हां दोस्तों, ब्रिटेन और रूस के बीच क्रीमिया को लेकर तनाव गहराता ही जा रहा है। अब रूस की सुरक्षा परिषद के उप सचिव मिखाइल पोपोव ने रूस की रॉयल नेवी को अल्टीमेटम दे डाला है। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन के नाविक क्रीमिया आए तो उन्हें चोट लग सकती है। पोपोव ने कहा कि उनके विरोधियों को रूस की सैन्य क्षमता को देखते हुए उकसावे वाले एक्शन उठाने चाहिए। डेली एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पोपोव ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और विदेश मंत्री डोमिनिक राब को चेतावनी दी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ब्रिटेन के नाविक जब घायल होंगे तो उनके परिवारों से वे क्या कहेंगे। इससे पहले रूस के उप विदेश मंत्री सर्जेई बिरिबाकोव ने भी ऐसी चेतावनी दी थी।
जून में HMS डिफेंडर के साथ हुई घटना के बाद उन्होंने कहा था, हम क्या कर सकते हैं, हम कॉमन सेंस और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की अपील कर सकते हैं। अगर इससे कुछ नहीं होता तो हम सिर्फ एक दिशा में नहीं बल्कि सीधे टारगेट पर भी बम गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा था कि रूस की सीमा का उल्लंघन करने वाले फ्री नेविगेशन के नाम पर ना उकसाएं, क्योंकि देश की सुरक्षा पहले आती है। वहीं ब्रिटेन का कहना है कि उसका टाइप 45 डिस्ट्रॉयर क्रीमिया की 12 मील की सीमा से दूर था और यूक्रेन के क्षेत्र में था, लेकिन उसे लेकर भी विवाद है। रूस इस क्षेत्र को अपना बताता है और ज्यादातर देश क्रीमिया के काला सागर के तटीय हिस्से को यूक्रेन का मानते हैं। दूसरी ओर ब्रिटेन पर इससे फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। ब्रिटेन के पर्यावरण सचिव जॉर्ज यूस्टिस के मुताबिक रॉयल नेवी क्रीमिया के पास जाती रहेगी, क्योंकि ब्रिटेन ने क्रीमिया के अधिग्रहण को स्वीकार नहीं किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक में भारत की चीन को दो टूक, LAC पर एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की झलक तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे में शंघाई कॉरपोरेशन की बैठक के दौरान भी दिखी है। इस बैठक में भारत में चीन को दो टूक शब्दों में कहा है कि द्विपक्षीय संबंधों में बढ़ोतरी के लिए सीमा पर शांति और सौहार्द की बहाली जरूरी है। भारत ने साफ किया कि एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। बैठक के दौरान सीनियर कमांडर्स स्तर पर बातचीत के लिए सहमति बनी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।